हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो जैसा कि हम कर रहे थे ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स का चैप्टर, उसके 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की। पहले पार्ट 5 तक सब वीडियोस देख के आना, अच्छे से समझ के आना, तो पार्ट 6 आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स करके, प्लीज आप वहां जाके वो पहले देखना, फिर आपको पार्ट 6 या उसके आगे की जितनी भी बातें हैं और क्लियर होंगी, क्योंकि सब चीजें पीछे से ही रिलेट करी हुई होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेन्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हेलो अरेन्स की। सबसे पहले हेलो अरेन्स होता क्या है, तो देखो अरेन्स हमारा जो होगा वो बेंजीन सिस्टम होता है। इसके ऊपर हमारा क्या लगा होता है, हेलोजन, इसे हम कहते हैं हेलो अरेन्स। क्या कहते हैं इसे, हेलो अरेन्स। तो सिमिलरली जैसे हमने हेलो एल्केन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है, और 2-3 रिएक्शंस देखी थी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। इसके हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पार्ट इसका यही देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। मतलब प्लस में क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल को एक लेके आएंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। यहाँ से हेलोजन जब बाहर जाएगा तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये क्या बना देगा हमारा, ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। तो ये थी सिंपल बेसिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये कहते हैं कि हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना बहुत इजी है। हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना बहुत इजी है, लेकिन हेलो अरेन्स में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें करना पड़ता है तो वो इतना इजी नहीं होता, वो लेस रिएक्टिव है। तुम्हारी एक बुक में एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसकी क्या है, रीजंस। कितने रीजंस है, 4 रीजंस। क्या पढ़ेंगे अभी हम, रीजंस, कि ऐसा क्या हुआ कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अरेन्स में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला रीजन क्या है हमारा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज साथ साथ करते रहना। तो पहला हमारा क्या है, क्या रीजन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कैसे आ जाता है अभी हम देखते हैं। ये देखो हमारा क्या है, ऐसे बेंजीन रिंग है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। अब ये हेलोजन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है हमारा। मान लो हमने यहाँ ले लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक ने तो बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 6। तो इसके पास यहाँ पे क्या है, 6 लोन पेयर है। क्या है, 6 लोन पेयर है। तो ये देखो ये क्या दिखाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाता है। क्या दिखाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाता है। जैसे कि ये वाला जो, ध्यान से साथ साथ बनाते रहना, ये इसका जो लोन पेयर है ये आगे शिफ्ट होता है और इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस का शुरू करता है अपना कार्य, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, ऐसे बनाओ, रिंग बनाओ। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, अब इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर रह गए, एक लोन पेयर चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये तो चल ही रहे हैं। समझ आया, ये लोन पेयर यहाँ पे गया, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और ये बॉन्ड टूट के आगे गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड हो रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना हर एक में कम से कम 2 एरो इकट्ठी चलेंगी, एक आगे उससे नेक्स्ट स्टेप वाली 2 एरोज इकट्ठी दिखानी है हमने। तो नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारा, बनाओ साथ साथ, ऊपर वाला वही डबल बॉन्ड, इसके पास 2 लोन पेयर, इसको किसी ने नहीं छेड़ा,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ क्या बना, बॉन्ड। ये बॉन्ड टूट के गया है, जब बॉन्ड टूट के जाएगा तो चार्ज बनेगा, और जब चार्ज लोकलाइज होगा तो बॉन्ड बनेगा। चार्ज से बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज बनेगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे देखो ये सब बन गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होएगा, दूसरे पेन से दिखाती हूँ मैं तुम्हें। नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये जाएगा हमारा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा आगे और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा नेक्स्ट, यहाँ पे बना रही हूँ मैं छोटा सा, ऐसे वही बॉन्ड, ये ऊपर वाली सारी चीजें सेम। अब बॉन्ड यहाँ बन गया, ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज गया, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होएगा, लो ये भी बना दिया, Cl डॉट 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 डॉट। लास्ट स्टेप में बताओ क्या होएगा, अब तो समझ आ गई होगी चीजें, ठीक है। ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के वापस अपनी जगह पे। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा मिला है, वापस से देखो बॉन्ड टूट के वापस से उसे जो उसके लोन पेयर थे वो वापस से मिल गए। यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड। तो इसमें और इसमें फर्क देख रहे हो, पहले बॉन्ड था यहाँ, यहाँ और यहाँ, अब बॉन्ड है यहाँ, मतलब उसके 3 अल्टरनेटिव पोजीशंस पे अब डबल बॉन्ड आ गया है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने हमारे ये क्या बने हैं, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जबकि हेलो एल्केन्स की मैं बात करूं तो वहां क्या था, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। हेलो एल्केन्स की मैं बात करूं तो वहां क्या था, सिर्फ R और X था, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, वहां से हट के न्यूक्लियोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा कैसे, सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोअरेंस में बहुत लेस रिएक्टिव होती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में जाने से पहले देखो क्या होता है यहाँ पे एक सिस्टम। हाँ तो देखो ये तो होता है कि बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी भाई हमें तो करवानी है ये रिएक्शन। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर, तब जाके मेरा मान लो यहाँ पे क्लोरीन है और मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करना पड़ेगा, जैसे NaOH, Na+OH-, तो न्यूक्लियोफाइल OH आके लगेगा। इसको लगाने के लिए मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लाइक 663 केल्विन तो टेम्परेचर और 200 समथिंग ATM प्रेशर। मतलब नॉर्मल प्रेशर होता है 1 ATM, देना कितना पड़ रहा है, 200 ATM। नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, देना कितना पड़ रहा है, 633 केल्विन। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर हाई करने के बाद ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज है वो तो लैब में पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना ज्यादा हम प्रेशर टेम्परेचर नहीं दे सकते। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कि ये चीजें रिड्यूस हो जाए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगाना पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, खींच ले, और इसको क्या बना ले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ताकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली लग जाए। समझ आया। देखो यहाँ पे हर जगह ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशंस पे क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था। मतलब ये वाली जो रिंग है ना, इस हेलोजन की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसीलिए आने वाले न्यूक्लियोफाइल की इसे जरूरत नहीं है। तो क्यों, क्योंकि तो पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन हमें अगर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, NO2। क्या यूज कर रहे हैं, NO2, ठीक है। तो जैसे ही मैंने NO2 ग्रुप लगाया तो अब मुझे, जब मैंने NaOH डाला तो मुझे टेम्परेचर अब सिर्फ 400 समथिंग केल्विन ही लेना पड़ा, प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से, और रिएक्शन इतने वाले टेम्परेचर पे इजीली हो गई, जो पहले नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसी में ही देख लो, यहाँ तक लिख लिया होगा, इसी में देख लो, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ तो टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा, कुछ 3 की लाइन में आ जाएगा, 300 समथिंग। लेकिन
जब मैं इसके ऑर्थो पैरा सारी, देखो मैंने यही NO2 क्यों लगाया, क्या रीजन है इसका, क्योंकि यहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो जो नेगेटिव चार्ज आया वो घूम के सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आया। मेटा का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ध्यान से सुन रहे हो, मेटा पोजीशन का कोई भी रोल नहीं है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को भी कहाँ लगाया है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अब जैसे ही इस पे 3 NO2 ग्रुप लगेंगे ना, तीनों जगह NO2 ग्रुप लग गए, तो अब ये सिर्फ हल्की सी हीट देने से भी, हल्का सा वार्म करने से भी ये रिएक्शन तुरंत दे देगा, इमीडिएट दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या लगाना पड़ता है हमें रिएक्शन को करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाना पड़ता है, ताकि वो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दे। कमी होएगी तो वो किसको ही मांगेगा, न्यूक्लियोफाइल ही मांगेगा, और न्यूक्लियोफाइल इजीली आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। एक बार यहां तक लिख लो, आगे फिर हम और करते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा यही है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता। मतलब जो हम ग्रुप लगाते हैं NO2 ग्रुप, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होता है, वो मेटा क्यों नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके आता है वो सिर्फ किसके ऊपर लगता है, वो सिर्फ कहां लगता है, बताओ कहां लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगता है। जब यहाँ पे हम लगाएंगे, देखो यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ जो एक्स्ट्रा उसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, वो ये इलेक्ट्रॉन उसके खींच ले। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, N के ऊपर पॉजिटिव ऐसे जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये होता है हमारा NO2 का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए ये क्या करता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कहां जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो मेटा पे जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया तो वहां उसको लगाने का फायदा क्या है ना। 3 ऐसे बड़े से स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं तुम्हें एक पेज पे, तो वहां पे जब मेटा पे करोगे ना, तो जब रेजोनेंस करते हुए मेटा पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं आया, तो वहां NO2 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो इसीलिए वो मेटा डायरेक्टिंग होने का फायदा ही नहीं है, वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही पॉसिबल है और फिजिबल है। क्योंकि NO2 ग्रुप जैसे ही हमारा ऑर्थो पैरा पे लगेगा, वो उसके इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ये सब था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है। अभी हम क्या करवा रहे थे, न्यूक्लियोफाइल को करा रहे थे, लेकिन बहुत मुश्किल हुई थी भाई करवाने की, इसलिए हमें टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ देना पड़ा, चीजें चेंज करनी पड़ी। लेकिन अब क्या है, ऐसे रिंग है, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे हेलोजन है, वही अगर इसके क्या बना दूं मैं, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर बना दूं, तो नेगेटिव कहाँ था, ये देखो वो तीनों दोबारा बना लेना, और कहाँ था, ऑर्थो और पैरा पे था। अब आने वाला कौन है भाई, कौन सा कर रहे हैं अब हम, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सेकंड है हमारी। पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक समझी थी अभी। तो यहाँ देखो आने वाला कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, ये तो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो आने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव तो नेगेटिव पे आराम से लगेगा, कोई रिपल्सन वगैरह शो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लगा दो, क्या लगाओगे यहाँ पे, इस पे आएगा ऑर्थो और पैरा पे हमारा आने वाला क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो और पैरा पे हमारे क्या लग जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, कहाँ पे, ऑर्थो पे, और एक पे तुम्हारा कहाँ लगा होगा, पैरा पे। लेकिन इन दोनों में से बनेंगे दोनों, क्योंकि नेगेटिव वहां भी होता है वहां भी होता है, दोनों ही तो ऑर्थो पोजीशन है, कहीं भी लगा दो, और एक पैरा पोजीशन है। लेकिन इन दोनों में से मेजर कौन बनता है, पैरा वाला। कौन बनता है, पैरा वाला। क्यों बनता है,
क्योंकि ये दोनों आपस में पास पास होते हैं। देखो यहाँ पे ये हेलोजन और इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा पास पास होने की वजह से इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब ये स्टेबल नहीं होता। जबकि इन दोनों में क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल लगा यहाँ पे आके, इन दोनों में क्या है, सिमेट्री, थोड़े दूर दूर हैं। तो ड्यू टू सिमेट्री, ये रीजन लिख के आना, ड्यू टू सिमेट्री ये क्या देता है, मेजर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, अब मेरे से एक छोटी सी क्या मिस्टेक हो गई, मैं पढ़ा तो रही थी रीजंस अभी मैंने पहले ही कंप्लीट किया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो वो सही है, ये भी सही है, पढ़ाया हुआ दोनों सही है, लेकिन बस उसके बाद जो उसके 3 पार्ट रह गए हैं अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या था। ठीक है, एक बार ये लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां तक हो गया। ठीक है, इसी में अब हमने क्या करना है, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स को आके लगाना है। जैसे कि एग्जांपल में पहला है हमारा हेलोजिनेशन, क्या नाम है, हेलोजिनेशन। तो इसमें बताओ क्या करना पड़ेगा, हेलोजिनेशन में हेलोजन को लगाना पड़ेगा ना, मतलब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या लेना है, हेलोजन लेना है। कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा कोई है, ऐसे ऐसे बना दो, यहाँ पे मेरा क्या है बताओ, क्या चीज होगी, हेलोअरेन। यहाँ पे मुझे क्या लाना है, जैसे क्लोरीन है, Cl2 ले लिया और इसको क्या करवा दिया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करा दिया। क्या करा दिया, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, Cl पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और यहाँ पे हम लेंगे AlCl3, रिएजेंट में कैटलिस्ट में हम क्या लेंगे, AlCl3। तो मेरा ये क्लोरीन जाके कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पैरा पे, ये तो X तो रहेगा जो भी है यहाँ पे, और कहाँ लग जाएगा बताओ, एक लगेगा ऑर्थो पे और एक लगेगा पैरा पे, अलग अलग लगेंगे। एक ऑर्थो पे लगेगा, प्लस में एक अलग से रिंग बनाना और उस पे कहाँ लगाना, पैरा पे। और पैरा वाले को क्या दिखाना है, मेजर। क्या दिखाना है, मेजर। पैरा वाले को क्या दिखाना है, मेजर। जैसे ये हेलोजिनेशन है, सिमिलरली सेकेंड एक आती है तुम्हारी नाइट्रेशन। क्या है, नाइट्रेशन। तो उसमें कौन सा ग्रुप लगेगा भाई बताओ। सिमिलरली ये रिएक्शन होती है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ये वाला लेंगे, प्लस में लो लिखा देती हूँ मैं, ये वाला ऐसे लेंगे, प्लस में नाइट्रेशन कराना है तो उसके लिए चाहिए हमें HNO3 प्लस में H2SO4, क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब देखो HNO3 में क्या, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव अलग निकाल दो तो क्या बचा, NO2 पॉजिटिव। तो NO2 ग्रुप जाके जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे लग जाएगा अलग से, पैरा पे लग जाएगा अलग से, और मेजर दिखा देना पैरा वाला। पहला हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, थर्ड है हमारा सल्फोनेशन। क्या नाम है, सल्फोनेशन। इसमें हम क्या लेंगे, वही एक रिंग लेंगे, देखो वही रिंग लेंगे, रिंग के ऊपर X लगाएंगे, हेलो अल्केन लिया है, सल्फोनेशन कराना है तो H2SO4 की प्रेजेंस में होएगा। अब इसमें देखो OH नेगेटिव, तो बचा क्या, SO3H पॉजिटिव। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है अब SO3H वाला, ये जाके लग जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे। समझ आया। बस तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें दिया होगा जिसके साथ तुम्हें रिएक्शन करानी है, उसमें एक पॉजिटिव पार्ट ढूंढो, एक नेगेटिव पार्ट ढूंढो, पॉजिटिव पार्ट वाला लगा दो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पॉजिटिव वाला हमें नेगेटिव वाले के पास लेके जाना है। एक ऑर्थो पे लगाओ, एक पैरा पे लगाओ, लेकिन मेजर दिखाओ पैरा वाले को, क्योंकि वहां पे क्या है, सिमेट्री है, दोनों में दूर है, कोई रिपल्सन नहीं है, स्टेबल है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये 3 देखो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, अब हम 2 और कर रहे हैं, एल्काइलेशन और असाइलेशन। क्या कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या नाम बोले हैं अभी बताओ, फोर्थ वाला एल्काइलेशन। तो इसमें क्या हो रहा होगा भाई, एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिंग है, रिंग में Cl कुछ भी X है, प्लस में हम ले रहे हैं CH3Cl। ठीक है, क्योंकि Cl नेगेटिव होएगा, CH3 पॉजिटिव होएगा। तो ये जो CH3 वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे
और एक बार ऐसे करके पैरा CH3। क्लियर है? इसको कहते हैं एल्काइलेशन। अगर इसी की जगह अब फिफ्थ वाला हम कर रहे हैं असाइलेशन। क्या कर रहे हैं? असाइलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक असाइल ग्रुप होएगा। वो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये वाला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ पे Cl नेगेटिव और ये पूरा पार्ट जो है वो होएगा पॉजिटिव में। तो अब जो ऑर्थो पैरा पे लगेगा ना, वो क्या लगेगा? COCH3। क्या लगेगा? COCH3। ऐसे देखो, ऐसे रिंग बनाना और इसके ऑर्थो पे लगाना COCH3। सिमिलरली इसके पैरा पे लगाना COCH3। ठीक है? तो ये सारा था तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? और भी हम क्या पढ़ रहे थे? रीजंस पढ़ रहे थे। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड हेलो अरेन्ज के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड हेलो अरेन्ज के, जिसमें से हमने पहला देखा कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है? तो दूसरा रीजन क्या है? ये हमने अच्छे से कर लिया। दूसरा रीजन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या रीजन है? हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे रीजन हुआ? देखो, जब मैं बात करूं हेलो एल्केन की, RX की, तो यहाँ पे जो ये R ग्रुप है ना, ये कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन जब मैं रिंग के अंदर इस वाले कार्बन की बात करूं, तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज ड्यू टू डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड sp3। तो यहाँ देखो, यहाँ S कैरेक्टर कितना है? 33%। यहाँ कितना S कैरेक्टर है? 25%। तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत ज्यादा होल्ड करके रखेगा। तो जब ये होल्ड करके रखेगा तो इसको जाने नहीं देगा। देखो, इसके यहाँ S कैरेक्टर कम है तो ये ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, तो ये छोड़ देगा तो न्यूक्लियोफाइल आके इजीली सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड को तेजी से पकड़ के रखेगा, उसे छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के में लेस रिएक्टिव है, क्योंकि आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्पेस ही नहीं मिलेगा जब तक ये एक्सिस को छोड़ के जाएगा नहीं। क्लियर है? सेकेंड रीजन। तो थर्ड रीजन बताओ, थर्ड रीजन क्या है? ये तुम्हारा फर्स्ट रीजन है, ये तुम्हारा सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन है तुम्हारा ड्यू टू फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन अनस्टेबल। देखो, यहाँ पे हमारा क्या है? ऐसे रिंग है और यहाँ पे हमारा X है, कोई भी हेलोजन है, हेलो अरेंज पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से जब जाएगा, X इसको छोड़ के जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ से ये हेलोजन गया और इस पे पॉजिटिव आया, तो ये तो कार्बोकैटायन था। कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, लेकिन ये बना यहाँ पे फिनाइल कैटायन। क्या बना? फिनाइल रिंग पे कैटायन। अब ये जो कैटायन है ना, वो इस रिंग पे क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। समझ आया? ये क्या रीजन है कि फिनाइल कैटायन जो ये बनता है वो क्या बनता है? अनस्टेबल बनता है। और लास्ट फोर्थ रीजन क्या है? जब हमने इसके अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो सारी जगह क्या आया? यहाँ ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव, मतलब ये पहले से ही क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। आने वाला हम किसको लेके आ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे इसके पास आना चाहेगा सब्स्टिट्यूट होने के लिए, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी? रिपल्सन। क्या हो जाएगी? रिपल्सन। जिसकी वजह से ये इसके पास नहीं आ पाएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा? तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल देखो कितनी इजी आ गया था, है ना? इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजी आ जाएगा क्योंकि उससे पॉजिटिव है, उसे नेगेटिव चाहिए, उसे तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चाहिए। लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्यों रिच और रिच, मतलब नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहती हूँ?
तो ये जैसे ही पास आएगा तो रिपल्सन। तो ये 4 रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अरेन्स के अंदर लेस रिएक्टिव है। समझ आया? ये 4 रीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, फिनाइल कैटायन बनता है इसलिए अनस्टेबल है, और चौथा रीजन क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच, रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच, दोनों रिच रिपल्सन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने करे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों लेस रिएक्टिव है, उसके रीजंस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर इसको 2-3 हमारी नेम रिएक्शन है और उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी हमने देखा था एल्काइलेशन, एक रिएक्शन देखी थी हमने एल्काइलेशन। वहां क्या हो रहा था, एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो है वो आके लग रहा था ऑर्थो पैरा पे। तो इसी रिएक्शन का एक नेम होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 5 में हमने क्या करा था, एक नेम रिएक्शन करी थी जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन। क्या नाम था? वुड्स रिएक्शन। किसमें करी थी हमने ये रिएक्शन विद मेटल्स? वहां पे क्या था, RX था हमारा, हेलो एल्केन था, उसमें हमने 2 सोडियम डाले, 2 ये मॉलिक्यूल ले, और हमने क्या बनाया, RR के बीच में बॉन्ड बनाया। पहले ये वाली तुम्हें आनी चाहिए, और साथ में निकलेगा क्या, 2NaX बाहर निकल जाएगा। हमारे पास वहां ये रिएक्शन थी जब बात थी वुड्स रिएक्शन की। इसमें हम पढ़ेंगे हेलो अरेन्स के अंदर फिटिग रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फिटिग, फिटिंग नहीं, फिटिग, फिटिग रिएक्शन। जैसे यहाँ RX लिया था, हेलो एल्केन लिया था, यहाँ हेलो अरेन लेंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, X लेंगे लेकिन 2 ले लेंगे। सिमिलरली 2Na सेम, यहाँ पे हम वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे, यहाँ भी सेम। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। तो जैसे यहाँ 2 RR ग्रुप आपस में जुड़े थे, तो यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। लो 2 रिंग आपस में जोड़ दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइफिनाइल। समझ आया? और वही 2NaX बाहर निकल जाएगा। इन दो देखो, वुड्स रिएक्शन में क्या था, हेलो एल्केन था, सेम सारी चीजें। फिटिग रिएक्शन में हेलो अरेन है, बाकी सेम सारी रिएक्शन। और अब थर्ड वाली जो मेन है, जो इन दोनों से मिलके बनी है, एक सेकेंड, जो अब इन दोनों से मिलके बनी है उसका नाम क्या है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इसमें क्या है, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल लेने हैं, एक RX भी लेना है, एक रिंग के साथ X भी लेना है, प्लस में Na भी लेना है, वही 2Na, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम है सब कुछ। ठीक है, एक हेलो अल्केन का, एक हेलो अरेन का, और देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दो। क्या मतलब है, रिंग के ऊपर अब क्या लगा दो, R। ये R इस रिंग के साथ जुड़ गया और साथ में 2NaX बाहर निकल गया। क्लियर है? 2NaX जो है वो बाहर निकल गया। तो ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वुड्स है, ये फिटिग है, ये वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये तीनों नेम रिएक्शन, और अभी इससे पहले जो देखी थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आज के टॉपिक की ये 4 नेम रिएक्शन है जिसे बहुत अच्छे से लिखनी है। कमेंट में मुझे लिख के बताना कि कौन सी 4 आज हमने नेम रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट रह गया, जो 3-4 तुम्हारे लास्ट पेज पे तुम्हारा सब कुछ दे रखा है तुम्हें। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड करके क्या दे रखे हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड करके। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा दे रखा है CH3Cl। जब तुमने एक निकाल दिया, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन निकाल दिया, फिर तुम्हारा दे रखा है CH2Cl2, फिर तुम्हारा दे रखा है CHCl3, इसका नाम होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बस ये लास्ट तुम्हारा टॉपिक है। देखो इन सब के क्या बता रखे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे कई होंगे तुम्हारे पेंट में यूज, कई एज अ प्रोपेलेंट एरोसोल्स यूज होते हैं, कईयों की अगर ज्यादा हो जाते हैं कई तो उसकी वजह से हमें फैटिग मतलब थकान होती है, नोजिया, डिजीनेस, ये सारी तुम्हारी बातें लिखी हुई हैं। तो प्लीज इसे इंग्लिश में लिखी हुई है, सब पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज है, कहाँ क्या यूज होता है। ठीक है, तो जैसे ये CH3Cl है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा।
ठीक है। मिथाइल डाइक्लोराइड, ये हो गया तुम्हारा इसका CHCl3, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, तो इसमें यूं लिखा हुआ है तुम्हारा कि पहले के जमाने में हम क्लोरोफॉर्म यूज करते थे जब सुंघाते थे, मतलब किसी को बेहोश करना होता था तो, लेकिन कई बार इसकी जो अमाउंट होती थी वो बहुत ज्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती थी। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब हम सिंपल सा कोई भी एनेस्थीसिया यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे। अब हम क्लोरोफॉर्म का ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बैन है वो, कई जगह पे तो बिल्कुल भी बैन है, मतलब यूज ही नहीं होता वहां, ठीक है। तो ये तो था क्लोरोफॉर्म। उसके बाद तुम्हारा यूज होएगा इसी टाइप में आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि पहले हम यूज करते थे, लेकिन अब हम उसकी जगह कुछ बीटाडीन वगैरह यूज करते हैं, आयोडीन का और कंपाउंड यूज कर सकते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा इसमें है फ्रियोन्स, ठीक है। इन सब से तो तुम्हारे कॉजेज वगैरह भी बता रखे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें तुम्हारे फ्रियोन्स और डीडीटी बता रखे हैं। ये तुम्हारे बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सारा ही पॉलीहेलोजन कंपाउंड है ना, फ्लोरीन और कार्बन वगैरह के, ठीक है। तो वो फ्रियोन्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो पढ़ लेना। डीडीटी का फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, वो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे कुछ डाइक्लोराइडो, डाइफिनाइल, टेट्राक्लोराइड, ऐसे करके तुम्हारा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसे पढ़ लेना। पैरा पैरा पे है, ठीक है, वो पी लिखा हुआ है, उसका मतलब पैरा पैरा पोजीशंस पे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सारे तुम्हारे लास्ट में पॉलीहेलोजन कंपाउंड पढ़ के और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देना। मैंने तुम्हें बता दिया, सब में ये लिखा हुआ है, डिजीनेस, कॉजेज वगैरह, आई पे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट होता है इन चीजों का, इसीलिए ये चीजें तो मोस्टली बैन कर दी गई हैं, इनकी जगह पे और इनके कॉम्प्लीमेंट्री चीजें आ गई हैं, लेकिन जो फ्रियोन्स और डीडीटी है वो भी फिलहाल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो अरेन्ज। तो हमने ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। उससे पहले जो तुम्हारी पिछली बुक थी उसके 5 चैप्टर हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमारी फिजिकल कंप्लीट हो गई है, हमारी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई है, और ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो प्लीज जिसने नहीं करा, तुम्हारे मिड टर्म में इतना ही सिलेबस आएगा, तो ये मिड टर्म का सिलेबस तुम्हारा आज यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो वीडियो बहुत ही जल्दी लाने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि फिलहाल अभी बच्चों का एग्जाम है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो डालूंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारी लेक्चर्स हैं उनमें, ठीक है। तो अभी से यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।